हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। ख़बरें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा टैरिफ्स डिस्कस हो रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आज और कल के दिन में जिस तरह अपनी आवाम के सामने पेश किया है, उसका क्रक्स ये है कि वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जिनके ऊपर मैंने ये टैरिफ्स लगाए हैं उन कंट्रीज़ ने मुझसे रब्ते करने शुरू कर दिए हैं, और यही मेरा एम था, यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं इनके ऊपर इतने हार्ड टैरिफ्स लगाऊंगा कि ये लोग फिर हमारी टर्म्स पे हमसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो बहुत छोटे मुल्क हैं, जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं, वो तो ये करेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज उनके पास ऑप्शन ही और कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो जाके कहें कि जी आपकी जो टर्म्स हैं वो हमें एक्सेप्टेबल हैं, वट एवर लिटल बिजनेस वी आर टेकिंग फ्रॉम यू वी नीड दैट फॉर आवर इकोनॉमी। और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सो येस, अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ हैव कॉन्टैक्टेड डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने उनसे कहा है कि आप प्लीज़ इन टैरिफ्स को वापस लें, बिल्कुल जो मिनिमम टैरिफ्स हैं उस पर हमसे बात करें ताकि हमारा बिज़नेस चलता रहे। बट यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग में कहा था कि जो इवेंचुअल एम है इस सारी ग्लोबल ट्रेड वॉर का, वो चाइना को हिट करना है। और चाइना ने जवाब में जितने टैरिफ्स 2 दफ़ा लगाए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स लगाने के बाद, वो जवाब आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते थे, फिर चाइना लगाता था, फिर ये और बढ़ाते थे, फिर चाइना ने और बढ़ाया। वो 125% तक टैरिफ पहुंच गए हैं जो चाइना ने यूएस पे लगाए हैं। सो दिस इज़ अ डिज़ास्टर। इस पे तो जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो तकरीबन चीख पड़े हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्या हमारे प्रेसिडेंट को पता नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बुरी तरह हिट हो रही है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कैसे क्रैश कर रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल ये एक सेपरेट स्टोरी है। और चाइना के साथ ये राइवलरी एस्केलेट होते होते आई थिंक इन माई ओपिनियन एक और मिलिट्री वॉर की तरफ भी जा सकती है। एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्ट। शुरू में कोल्ड वॉर ही होती है और बाद में वो एक कन्वेंशनल और एक प्रॉपर बैटल फील्ड में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती। बट बिफोर दैट, बिकॉज इस चीज़ ने कैप्चर किया हुआ इस वक्त पूरी दुनिया को, और ये तो हम किसी भी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मेरे सामने है वो ये है कि ड्यूरिंग अ विजिट टू इजिप्ट, फ्रेंच प्रेसिडेंट एनुअल मैक्रोन सेड फ्रांस विल मूव टूवर्ड्स रिकग्नाइजिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैक्रोन वॉज मीटिंग रीजनल लीडर्स टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ गाज़ा। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार हैं बहुत जल्द। इससे पहले ये तकरीबन 28 कंट्रीज़ यूएन में भी कह चुके हैं। एक पूरी रेजोल्यूशन यूएन जनरल असेंबली में आज से 6 महीने पहले पास हो चुकी है, जिसमें उन सब कंट्रीज़ ने पैलेस्टाइन को सीट भी दे दी यूएन में और उसको एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप ख़ुद बताएं कि क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? क्या जो बारबरिज्म पैलेस्टाइन में चल रहा है वो रुका? क्या नेतन्याहू की असॉल्ट ऑन ह्यूमैनिटी रुकी? ह्यूमन एड वर्कर्स को मारना रुक गया? जो नई नई वीडियोस और विजुअल्स सामने आ रहे हैं उनमें कोई कमी आई? बिल्कुल नहीं आई। बल्कि वो, अगर ये कहा जाए एवरी डे अ नॉच अप जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। वाई आई से दिस? बहुत सारे लोगों ने, आई वॉज डूइंग अ शो इन इंग्लिश ऑन एक न्यूज़ तकरीबन आज से कोई 6 माह पहले, और मैंने जब से ये हमास और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, मैं तब से इसको इंटरनेशनल गेस्ट के साथ कवर करती आ रही थी टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली लोग इसको कैसे देखते हैं। जितने व्यू पॉइंट्स भी सामने आए उसमें हर कोई ये कहता था कि इज़राइल के अंदर से भी चेंज आ सकता है। इस थ्योरी के पीछे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इज़राइल के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस इनह्यूमन एक्ट ऑफ वॉर के ख़िलाफ़ हैं, इस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ हैं। दे डोंट वांट दैट इन देयर नेम सच ट्रेचरस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हैपन्स ऑन देयर लैंड, जो कल को शायद उन्हीं की लैंड बननी है। सो इन देयर नेम वो नहीं चाहते कि दुनिया में इतनी हेट स्प्रेड हो कि कल को हम ही इनसिक्योर हो जाएं। अगर ये थ्योरी सही भी थी तो आपके सामने है कि इज़राइल के अंदर से कितनी दफ़ा रिजेंटमेंट आई, कितनी दफ़ा प्रेशर आया नेतन्याहू पे कि वो इस वॉर को रोकें, अपने कैप्टिव्स को रिलीज़ करवाएं। लेकिन नेतन्याहू कभी बेंड नहीं करते, वो हमेशा इस वॉर को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। डिप्लोमेसी में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते बिकॉज यूएस उनके साथ खड़ा हुआ है। और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना सेकंड दौरा किया है यूएस का, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, जिसमें फ़र्स्ट दौरे में
प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में कांग्रेस में उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, खड़े होके अपलॉज दिया गया था, तालियां बजाई गई थी, उनका इस्तकबाल किया गया था टू शो द वर्ल्ड कि यूएस इजराइल के साथ खड़ा है। इसके अलावा जो कुछ लोग वहाँ पे उस वक्त उस कांग्रेस के सेशन में मौजूद थे, वो उन इजरायली फैमिलीज़ के लोग थे जिनके लोग हमास ने अगवा किए थे। So it was a state display of support towards Israel, और जो भी अज़ाइम है इसराइल के फ्रॉम कांग्रेस। कुछ लोगों ने कांग्रेस से वॉकआउट भी किया था, लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ा वो भी आपके सामने है। सेकेंड विज़िट में भी वाइट हाउस में उनको बड़ा वार्म वेलकम किया गया। उनके साथ बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह बात कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कोई मसला है। उनके साथ कोई वॉर मॉन्गरर बैठा हुआ है, और डेमोक्रेसी को क्लेम करने वाला एक मुल्क अमेरिका, जिसका प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लीडर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसको कोई ख्याल नहीं था। वो वहाँ बैठ के एक दफ़ा फिर रीअसर्ट कर रहा था, और हम बहुत जल्द जो हमारा प्लान है टूवर्ड्स गाज़ा, इसराइल का और हमारा इकट्ठा, हम उसे अचीव करने के बहुत करीब हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कि वाई नथिंग वुड चेंज एनीथिंग इन गाज़ा, वो ये है कि हंगरी और ग्रीस का भी दौरा किया नेतन्याहू ने अभी, और एक बड़ी अपेरेंट सी एक स्टर क्रिएट की गई कि जी हमारी एयर स्पेस ना यूज़ करे एक ऐसा बंदा जिसके आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, जिसके अरेस्ट वारंट जारी हुए में उसने हमारी एयर स्पेस यूज़ की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस ने भी बड़ा माइंड किया, हंगरी ने भी बड़ा माइंड किया, ग्रीस ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हंगरी और ग्रीस में वहाँ के हेड ऑफ़ स्टेट्स ने, वहाँ के लोगों ने उनको बड़ा वेलकम किया। फ़ोटो ऑप्स हुए, फ़ोटो शूट्स हुए, एक दूसरे के साथ कितने पुराने ताल्लुकात हैं, बायलैटरलिज्म को किस तरह आगे लेके जाएगा, ये सब कुछ हुआ। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि द असॉल्ट ऑन गाज़ा इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। ना इसको यूरोप रोकने में इंटरेस्टेड है, यूएस को तो भूल ही जाएं, ना इसको कोई अरब मुल्क रोक सकता है, ना रोकना चाहता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट। बल्कि इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि वो जो बड़ी स्पीडी नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज़ विद इज़राइल हो रही थी, ऑफ यूएई एंड सऊदी अरेबिया, उसमें थोड़ी सी दिक्कत अब पेश आएगी। वाई? बिकॉज जो एक प्रेशर होता है पब्लिक सेंटिमेंट का, वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया के अलावा यूएई की गवर्नमेंट, इन दोनों को फेस करना पड़ेगा कि अब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ कैसे जाएंगे ज़रूर, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसराइल के साथ जो फॉरेन टाइज़ इस्टेब्लिश करने को तैयार थे, डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म में जो अब्राहम एकॉर्ड हुए थे उनके मुताबिक, अभी उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो लोग ये कहते थे कि नेतन्याहू जो हैं उनको इवेंचुअली ये जंग अपने ही लोगों के कहने की वजह से रोकनी पड़ेगी, जो कैप्टिव्स हैं, जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उनको रुकवाने के लिए, अपने सिटीजन्स को रुकवाने के लिए ये जो सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, इसमें इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बात सीज़ फायर की तरफ जाएगी, और सीज़ फायर के बाद कोई 6 मंथ्स का प्लान था जिसमें रीबिल्डिंग ऑफ गाज़ा स्टार्ट होगी। उसको भी ज़रा ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि नई नई प्रेसिडेंसी संभाली थी, और उन्होंने क्लेम किया हुआ था कि वो तो शायद नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी सिलेक्ट होंगे, बिकॉज़ वो एक ऐसी पीस डील करवाने जा रहे हैं जो और कोई नहीं करा सकता था। उसमें उन्होंने फ़र्स्ट मरहले में सीज़ फायर कराया, फ़र्स्ट फेज़ में कुछ प्रिजनर एक्सचेंजेस भी हुए, और उसके बाद आपने देखा होगा एकदम से वो प्रिजनर एक्सचेंज भी रुक गया, और नेतन्याहू या इजरायली गवर्नमेंट बिल्कुल वरीड नज़र नहीं आई कि हमारे कैप्टिव्स और रिलीज़ होने चाहिए, बल्कि यूँ लगा कि वो जो फेज़ था कोई 6 वीक्स का, 7 वीक्स का, उसको यूज़ किया इजराइल ने टू रीसेट, री आर्म, री थिंक कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ असॉल्ट इन गाज़ा क्या होगी। थोड़ा सा ब्रेक मिला, उन्होंने अपनी वॉर कैबिनेट में कोई चेंजेस किए, उन्होंने अपना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था वो भी चेंज किया, उसके बाद एक दफ़ा फिर एक और नए सिरे से असॉल्ट शुरू हुआ ऑन गाज़ा, जिसमें गाज़ा में मज़ीद जोन्स बना दिए गए। जो पहले गाज़ा फ्री जोन था जहाँ पे
اسرائیلیز اور پیلسٹینین دونوں موو کرتے تھے اس میں سے مزید زونز ایسے بنا دیے گئے ہیں جس میں اب فلسطینی نہیں آ سکتے. اور جب اسرائیلی ٹروپس ایسا کر رہے ہوں گے تو وہاں کے جو لوکل اسرائیلیز ہیں انہوں نے بھی ان فینسز کو، ان راہداریوں کو کاٹ کے وہاں اپنی سیٹلمنٹس اور اپنے گھر ایکسٹینڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. سو یہ ایک ری سیٹلمنٹ کا ایک نیا فیز سٹارٹ ہو گیا جس میں نتن یاہو از ریڈی ٹو کمپرومائز کہ فار دا گریٹر گڈ، یا جو ایک بڑا اسٹریٹجک ویژن ہے غازہ اور ویسٹ بینک کو کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں لانے کا، اس میں اگر کچھ اسرائیلی سٹیزنس کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں، نہیں واپس آتے، حماس انہیں مار بھی دیتی ہے تو کوئی بات نہیں. سو بینجامن نتن یاہو کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہی از دا وار مانگرر، ہی از سم ون جس نے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اپنے اتنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ یو ایس بھی اس کے آگے آنے کو تیار نہیں ہے. حماس جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ اب شاید لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ حماس ہی سرنڈر کر دے، شاید ہم کوئی ریزن دے دیں بینجامن نتن یاہو کو رکنے کے لیے. بٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے لیول پہ ہیں ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے، پرومسڈ لینڈ کے، اور وہ ہسٹری میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو اصل میں اس قدر کرپشن کے کیسز ہیں، رانگ ڈوئنگز جو انہوں نے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کی ہیں، کہ اصل میں ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اگر اسرائیل میں کوئی ٹرائل سسٹم ہو اور ان کا آج ٹرائل ہو تو اصل میں ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. ان پہ اور ان کی بیگم پہ اتنے زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں کہ وہ غازہ کو یوز کر رہے ہیں ٹو ڈبل ڈاؤن آن دا ہسٹری، کہ بجائے اس کے کہ ان کی کرپشن کی طرف دھیان جائے اور ان کا ڈاؤن فال ہسٹری میں یہ لکھا جائے کہ وہ ایک کرپٹ ترین اسرائیل کے پریزیڈنٹ تھے، رادر دین دیٹ ان کا نام لکھا جائے گا کہ انہوں نے وہ امپاسبل کام کر دکھایا جو شاید کوئی اور پچھلا اسرائیلی پریزیڈنٹ نہیں کر سکا. دیٹ از غازہ اینڈ ویسٹ بینک پہ کنٹرول کمپلیٹلی. سو دس از اے وار آف سیلف پریزرویشن آف بینجامن نتن یاہو، اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی جو شروع سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ پیلسٹائن اصل میں پرومسڈ لینڈ ہے جیوز کے لیے. یہ اس کو حاصل کرنے کے فائنل قدم ہیں. آپ مزید اٹراسٹیز دیکھیں گے، وہ بھی اگر ویسٹرن میڈیا نے سامنے آنے دیں. آپ مزید کہانیاں سنیں گے اگر کوئی سنانے کے قابل رہا، زندہ رہا. ٹی آر ٹی، الجزیرہ جس حد تک رپورٹ کر سکتے ہوں گے رپورٹ کریں گے، بٹ یو ول سی، یو ول وٹنس کہ پیلسٹینینز کی زمین ان کے نیچے سے کھینچ کے اسرائیل اپنے کنٹرول میں کرے گا. تقریباً کر چکا ہے آلریڈی. اور جیرڈ کشنر جو کہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کے کچھ اور بڑے انفلوئنشل ویلدی امریکنز اور اسرائیلیز کے ساتھ جو پلانز ہیں ٹو ڈیولپ غازہ انٹو اے ریزورٹ اور ان کمپلیٹ کنٹرول آف اسرائیل، وہ بھی آپ کو پورا ہوتا نظر آئے گا. صرف اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اتنے پرعزم نظر آتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی ایک تھرڈ ٹرم اپنے لیے سیکیور کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی ہی کین ناٹ ڈو اٹ انلیس جو اتنی امپاسبل چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو جائے کہ یو ایس کے جو اٹرنیز ہیں جو فیور کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہ کچھ نہ کچھ لوپ ہولز ایسے ڈھونڈ لیں 22 امینڈمنٹ میں جس کے ذریعے سے وہ ایک تھرڈ ٹرم سیکیور کر سکے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. بٹ جو لوگ بہت ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں اور ابھی کے سینیریو میں پریشان ہیں، دے بلیو کہ جو 4 ایئرس کا سسٹم ہے یو ایس کا، جس میں 4 ایئر کی پریزیڈنٹ کی ٹرم ہوتی ہے، 2 ایئرس کے بعد کانگریس میں ری شفلنگ ہوتی ہے کیونکہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے الیکشنز ہوتے ہیں، نئے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ جو کانگریس کی پروپورشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس وقت تو کمپلیٹ اگلے 2 سال تقریباً جو ہے وہ کنٹرول کانگریس میں بھی ریپبلکنز کے پاس ہے. لیکن اس کے اگلے 2 سال میں یہ کیا ٹرن لیتا ہے وہ ابھی انپریڈکٹیبل ہے. اس کے علاوہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے کانسٹیٹیوشن کی جس طرح دھجیاں اڑائی ہیں، جس طرح وہ فیڈرل ججز کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، جس طرح سے وہ ڈیپورٹیشنز کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ یو ایس سٹیزنز کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو ٹوٹل بائی پاس کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن آن ہیومن رائٹس ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے دا فیوچر از ریئلی انپریڈکٹیبل. آئی ول سی یو ٹمارو.